नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। विस्तार से हम चर्चा करेंगे कुछ खास मुद्दों की। इस पर कई सारे सवाल हम जनता के बीच लेकर गए, वहां पर लोगों ने अपनी राय दी और वो राय भी दिखाएंगे। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। तमाम विश्लेषण के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन अयोध्या यानी कि भगवान राम की नगरी, जहां 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य धाम में विराजमान हुए और इसके बाद चुनाव हुआ, तो लोग मानकर चल रहे थे कि यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आए। यूपी में बीजेपी के खाते में सिर्फ 33 सीट आई। यहां तक कि बीजेपी अयोध्या में भी हार गई। सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से शिकस्त दी और बीजेपी के इस हार पर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चा भी हो रही है। लोग अलग अलग चश्मे से अयोध्या में बीजेपी की हार को देख रहे हैं। लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट देखिए जो हमने तैयार की है। भगवान राम की नगरी में बीजेपी क्यों हारी? अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह क्या है? क्यों ढह गया बीजेपी का सबसे बड़ा किला? यह सवाल यूपी ही नहीं, देश के सियासी गलियारों में तैर रहा है। फैजाबाद सीट पर हार को लेकर बीजेपी की चुनावी रणनीति पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने और 17,000 करोड़ की विकास योजनाओं के बावजूद बीजेपी अपनी सिटिंग सीट गंवा बैठी है। सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 वोटों की शिकस्त दी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसे बीजेपी सबसे सुरक्षित सीट मान रही थी, वही मात खा गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है अति आत्मविश्वास। राम मंदिर बनने से बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई थी। तय मानकर चल रही थी कि जीत हर हाल में मिलेगी। दूसरी बड़ी वजह लल्लू से जनता की नाराजगी। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए, लेकिन कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी, जिसे उन्होंने वोट न देकर जाहिर किया। रोजी रोटी जाने से छोटे दुकानदार बीजेपी से गुस्सा हो गए। पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह रही। इस वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया। आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया, जो 100-100 साल से रह रहे थे। 100-100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे। आपने उन्हें उजाड़ दिया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के तिलिस्म को तोड़ दिया। लल्लू सिंह के खिलाफ जनता के गुस्से को बीजेपी भांप नहीं पाई। वजह यह है कि सिटिंग सीट गंवानी पड़ी। अब बीजेपी हार पर मंथन कर रही है, हार की वजहों को तलाश रही है। तो समाजवादी पार्टी खेमा राम की नगरी में मिली जीत से गदगद है। बीजेपी के राज में बड़ा अन्याय हुआ है, बड़ा अत्याचार हुआ है और देश संकट में आया। अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी और देश के अन्य तमाम माननीय नेताओं ने देश को संकट से उबारने के लिए, देश में संविधान को बचाने के लिए, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और देश में लोगों के वोट के अधिकार बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसका एक सार्थक परिणाम सामने आया है। सपा के अवधेश प्रसाद, जिन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को चुनावी दंगल में पछाड़ा, वो उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित समुदाय का बड़ा चेहरा है। उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। यही वजह है कि सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला है।
लेकिन अब बीजेपी को मंथन करना होगा कि जहां प्रचंड जीत की उम्मीद थी वहां वो कैसे हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन्हीं सारी तस्वीरों को लेकर हम जनता के बीच गए और वहां पर जाकर कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे। लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी। जो सवाल हमने पूछे उनमें से पहला सवाल इस वक्त आपके सामने, क्या अयोध्या में बीजेपी की हार को आप सनातन की हार मानते हैं? 36% लोगों ने कहा हाँ, 35% लोगों ने कहा ना और 27% लोग ऐसे थे जो अलग अलग मुद्दे की बात कर रहे थे और 2% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मुकेश त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चंचल कुमार यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजू दास महंत हैं जो कि हनुमानगढ़ी के हैं। हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तस्वीर निकल कर क्यों आई। सबसे पहले मुकेश त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, अयोध्या में अगर बीजेपी की हार हो गई तो इसे किस तौर पर देखते हैं आप? मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। जी अभी आ रही आवाज आपको? आपकी आवाज आ रही है, बताएं। मनोज जी, हाँ आपकी आवाज। मनोज जी, मैं ये कह रहा था कि हमको इसका बहुत दुख है कि हम लोग अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में हमारी शिकस्त हुई है, जो कि हमारी उम्मीदों से बिल्कुल बहुत पीछे गई है। लेकिन उसके विशेष कारण है, उसका भी विश्लेषण बहुत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट उनको भी बुलाया गया है और तमाम इसको लेकर के विश्लेषण योगी जी के साथ और जो वहां पे टीम थी उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लल्लू सिंह जी एक स्ट्रांग आदमी थे, लेकिन वहां पे जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर बड़ी तेजी से विकास हुआ और बड़ी तेजी से उसके अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर का निर्माण हुआ, तो लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो मैं समझता हूँ आसमान भी छूने लगी थी कि अब भारतीय जनता पार्टी का इससे ज्यादा बड़ा केंद्र बिंदु कोई नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अगर आप देखिए वहां पे जो कास्ट समीकरण है, ओबीसी है 22% और दलित है 21%, मुस्लिम है 18% और पासी जो है वो सबसे ज्यादा है। सबको मिलाकर के 50% से ऊपर निकल जाते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि अवधेश प्रसाद जी जो है वो एक पासी कम्युनिटी से आते हैं, तो मैं समझता हूँ कास्ट का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। और वो एक पुराने सत्रप है वहाँ के अयोध्या के, लगातार एमएलए का इलेक्शन जीतते रहे हैं। उन्होंने बाबा गोरखनाथ को भी एक बार हार गए थे उनसे, लेकिन जीते थे दोबारा से। तो उनकी राजनीतिक वहां पर वर्चस्व बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब आप ये देखिए वहां पे एक प्रकार की हवा बह रही थी कि अगर आप देखिए जितने भी बस्ती है, अम्बेडकर नगर है, बाराबंकी है, जो आसपास के एरिया है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और ये अमेठी भी जो कि नजदीक, मैं भी अयोध्या गया ही था जिस समय प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, मैं अयोध्या में रुका था, काफी लोगों से बात करी थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि वहां पे एक सुगबुगाहट ये थी कि साहब आपने जमीन ले ली, हमको शायद उतना कॉम्पनसेशन नहीं दिया जितना मिलना था, क्योंकि उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। और तीसरा जो मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, वहाँ एकदम सडनली मनोज जी व्यवसायीकरण इतना बढ़ गया, वहाँ पे होटल लॉबीज आ गई, वहाँ पे तमाम लोग जो है व्यवसाय खोलने के लिए जमीन खरीद रहे हैं। अब वहाँ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन बिक रही है, क्योंकि विश्व का एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन चुका है। 1.5 करोड़ लोग आ रहे हैं वहाँ पर। तो वहां पर एकदम कल्चरल जिसको कहते हैं ना, एडजस्टमेंट नहीं हो पाया इतने कम समय में। और मुझे लगता है मुकेश जी, क्योंकि बीजेपी ये मान चुकी थी कि उत्तर में तो राम की लहर है ही, सनातन की लहर है, आस्था की लहर है, कई जन कल्याणकारी योजनाएं हमने लोगों के लिए दे दी है। उत्तर के साथ साथ हम क्यों ना दक्षिण को जोड़ें, और शायद उत्तर से निकलकर दक्षिण को जोड़ते जोड़ते बीच में कहीं कहीं टूट गई। अति आत्मविश्वास भी इसमें एक कारण रहा। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता चंचल कुमार यादव हैं। चंचल साहब, उम्मीद तो नहीं थी, बावजूद इसके देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी आप हो गए हैं। क्या आपने ये माना था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चमत्कार करेगी, और परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा लगा रही थी समाजवादी पार्टी के ऊपर, यादव परिवार के ऊपर, वो परिवारवाद ही जीत गया? देखिए, बीजेपी का काम है झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना। और मैं आपको बता दूं कि जनता ने जो इनके खिलाफ जो है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने इनके खिलाफ जनादेश दिया है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि बीजेपी के लोगों का झूठ बोलना, झांसेबाजी करना, झूठे वादे करना, लोगों को गुमराह करना। अब आप एक बात सोचिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ।
बीजेपी प्रधानमंत्री जी ने जब चुनाव स्टार्ट हुआ, पहले चरण में प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं अपने जीते जी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। और वहीं पर आंध्र प्रदेश के अंदर जो बीजेपी, टीडीपी और जनसेवा पार्टी का एक जो कॉमन मिनिमम जो क्या नाम है आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें बकायदा ये लिखा गया कि 4,000 रुपए महीने जो है मस्जिद को मेंटेनेंस के नाम देंगे, और 5,000 महीने सॉरी, और 4% आरक्षण हम मुसलमानों को देंगे। वहां पे प्रधानमंत्री जी उस अपने मैनिफेस्टो को लेकर रोड शो करते हैं, और यहाँ दूसरी तो उत्तर प्रदेश में आते हैं, कहते हैं मैं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मुजरा की बात करते हैं, कभी मीट की बात करते हैं, कभी मांस की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते। 10 साल में जो इन्होंने वादे किए थे जनता के बीच में, चाहे वो महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे आदर्श गांव की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे वो 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हो, चाहे वो 2022 तक गंगा सफाई की बात हो, चाहे 2022 तक किसानों का दोगुनी करने की बात हो, इन सारे चुनावों में मैं आपके चैनल के माध्यम चैलेंज करता हूं, एक बार भी बीजेपी का कोई नेता और न ही आदरणीय प्रधानमंत्री को जिक्र किया। और देखिए, काशी के तट पर प्रधानमंत्री लोग, हमारे हिंदू धर्म की आस्था है कि अगर हम गंगा दर्शन करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो वहां पे मानते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री जी ने काशी के घाटों पर घूमते हुए मीडिया के साथियों को कई बड़े बड़े झूठ बोले, तो मैं उन बातों पे नहीं आ जाता। बस इतनी बात मैं कह दूं, आपने जो कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ अयोध्या के अंदर, ये हुआ वो हुआ, प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई जो भी नगरी हिंदुस्तान के अंदर है, चाहे वो रामेश्वरम है, चाहे नासिक है, चाहे आपका अयोध्या है, चाहे चित्रकूट हो, सारी जगह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, सब जगह चुनाव हारे हैं ये। और मैं आपको बता दूं, स्पष्ट अभी एक बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बजरंग बली ने गदा उठा के मारा है बीजेपी के लोगों को, कि बताओ, एक तरफ तुम बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाते हो और उसी मुंह से नाम लेते हो रामचंद्र जी का। आप अयोध्या के अंदर कुछ और भी सवाल है, कुछ और भी सवाल है, मैं आपके पास आता हूं। एक और सर्वे का सवाल है, और वो सवाल है कि क्या राम के धाम अयोध्या में क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी? 15% लोगों का आकलन था कि गलत उम्मीदवार के कारण, 22% लोग ये मान रहे थे कि पार्टी की गलत रणनीति के कारण, 34% लोगों का यह मानना था कि आम लोगों की अनदेखी के कारण, जिसका जिक्र अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, और 25% लोग ये मान रहे थे कि अति आत्मविश्वास के कारण 4% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुन रहे थे। मुकेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, हार की जो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी राम के धाम अयोध्या में क्यों हारी, उसके कारण आपके सामने बने हुए, यही कारण है या आपके जहन में कुछ और भी? नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि योगी जी ने जिस तरह से काम किया था, और योगी और मोदी जी का जो समन्वय था, वो उत्तर प्रदेश में वो लगातार काम कर रहे थे, वो चुनाव के नजदीक काम नहीं कर रहे थे। अगर आप योगी जी का कर्मठता देखिए, और मोदी जी का भी लगातार, बनारस से वो चुनाव लड़ते हैं बार बार, बनारस को एक प्रकार से उन्होंने अपने उसके दत्तक पुत्र बन गए हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, और पिछले चुनाव बताते हैं 2014-2019 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यहाँ पर जीत हासिल करी। अब क्या हो ये गया है कि इस बार जो 400 पार का नारा था, और इसको इन्होंने, समाजवादी पार्टी ने इसको पूरा कैपिटलाइज किया कि भैया आपको शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन हट जाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर के बातचीत चल रही थी जो कि मजहब के आधार पर चल रही थी। तो ये एक जो डर इन्होंने बैठाया कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई चेंज नहीं कर सकते, ना हमारी कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ दिल में ही एक भय बन गया। अब ये कांग्रेस वालों का आप देखिए, इन्होंने 1 लाख रुपए महिलाओं को 1 साल देने के लिए वायदा किया। अब वहां पे लखनऊ में जो है लाइन लग गई है वहां पर कि हमको दीजिए साहब 8,500 रुपए महीना। तो इस प्रकार की बातें देखिए अब जनता में किस प्रकार से रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि हम लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी शाख बहुत मजबूत है, और वहां पर जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ उसकी वजह से, उस वैक्यूम में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने उस वैक्यूम को कैपिटलाइज किया। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि उम्मीदें बहुत बढ़ गई, क्योंकि अयोध्या जो है एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन चुका था, तमाम पूरे विश्व के अंदर उसकी चर्चा चल रही थी, लोग दुनिया भर से आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ स्थानीय जनता को ये लगा कि शायद हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, कुल मिलाकर इसे दिया तले अंधेरा भी कह सकते हैं, दिया तले अंधेरा भी कह सकते हैं मुकेश त्यागी साहब के अयोध्या के जरिए पूरे देश और विदेश में बीजेपी संकेत तो दे रही थी, लेकिन अयोध्या से क्या संकेत निकल कर आ रहा है, शायद इस बात को वो भूल गए। मुझे अच्छे से याद है विनय कटियार
जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े तेज तर्रार नेता थे, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और जो राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं से है, वो भी यहां से चुनाव लड़े और वो भी यहां से चुनाव हार गए। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप यहां से क्यों हार गए, आप तो राम के आंदोलन में सबसे आगे थे, उनका कहना था कि जब ये अयोध्या राम की नहीं हुई तो ये अयोध्या मेरी क्या होगी। उत्तर प्रदेश की भी कुछ ऐसी स्थिति है। यही वो उत्तर प्रदेश है जो इंदिरा गांधी को सर पर बिठा लेता है और यही वो उत्तर प्रदेश है जो इंदिरा गांधी को मजा भी चखा देता है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम एक बात पूछेंगे। ये जो कारण आप देख रहे हैं चंचल भाई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आप केवल अयोध्या की बात मत करिए। केवल अयोध्या नहीं हारी है बीजेपी। प्रभु रामचंद्र जी से जुड़े जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे चित्रकूट हो, बीजेपी ने मुंह खाई है, नासिक हो, बीजेपी ने मुंह खाई है, रामेश्वरम हो, बीजेपी ने मुंह खाई है। अब देखिए, जनता की नाराजगी समझिए। धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन धर्म का बाजारीकरण करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम जो भी काले कारनामे करते थे, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के आड़ में जाके छुप जाते थे बीजेपी के लोग। आप मुझे बताओ, ये कहां का न्याय है? अयोध्या की नगरी में लोगों के घर उजाड़े गए, उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया। आज लोग रोड के किनारे रहने को मजबूर हैं, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। आप बताओ, कैसा न्याय, कैसा राम राज्य है? बीजेपी के लोग झांसीबाजी, जुमलेबाजी का नाम, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं एक बात आपको मनोज जी मैं बोलना चाहता हूँ, याद होगा जब राम बन रहा था उस समय जमीन जो जमीन 2 से 2.5 लाख। चंचल भाई, आपकी बात सुनकर कुछ कह रहे हैं मुकेश त्यागी, सुन लीजिए एक बार। मैं बस चंचल भाई 1 मिनट बोल रहा हूँ। देखिए चंचल भाई बड़ी अपने आप को कंधे पर अपनी थपथपी दे रहे हैं। ये भूल गए वो इतिहास कि जब मुलायम सिंह यादव ने जो है कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई और उनको कोई अफसोस नहीं हुआ था इस बात का। तो राम का जो सबसे ज्यादा अनादर किया है वो तो इनकी पार्टी ने किया है। कमाल कर रहे हो, अयोध्या ने फिर भी जिता दिया समाजवादी पार्टी को, उम्मीदवार को। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब आप देखिए विनय कटियार जो थे, विनय कटियार को स्थापित किया 2004 में लल्लू सिंह से कि हम किसी भी धर्म के किसी भी स्थल को उसको तोड़ फोड़ करने का काम नहीं करते हैं, कानून को हाथ लेने में काम नहीं करते हैं। वो जो लोग आए थे, वो जिस तरीके से लोग लाए गए थे, इस जग जाहिर है, इस सबको पता है। और अगर ऐसा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे एक बात बताओ कि वहां पे तो ये बताइए मुलायम सिंह यादव एनडीए का हिस्सा क्यों बने? करने वाले लोग कौन है? मुलायम सिंह यादव एनडीए का हिस्सा क्यों बने, ये बताइए। अगर उनके विचार हमसे नहीं मिलते हैं तो एनडीए के हिस्से क्यों बने? वो बने वो एनडीए के हिस्से, तो वहां पे विचार विरोधाभास में आ गए। और वहां पर जब कर सेवक के ऊपर गोलियां चल रही थी तो आप लोगों ने वहां पे बहुत क्रूरता के साथ इस प्रकार से राम भक्तों पर जो कि क्या बात करोगे? नृपेंद्र मिश्रा जी उस समय बड़े पद पे, अधिकारी के बड़े पद पे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री से पहले हम लोग उस बात का जो जिक्र करते हैं, हम लोग बात आती है। और आज वो आप कल्याण सिंह का देख लीजिए, कल्याण सिंह ने कल्याण सिंह ने गोली चलाने की आदेश नहीं दिया क्या और अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया उन्होंने। आप ये देखिए, एक और बड़ा कारण है। आप मुझे अच्छा एक बात बताओ, मुकेश त्यागी जी और चंचल यादव साहब, एक और बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में हार की वजह का। एक और बड़ा कारण क्या है, उस पर भी सुन लेते हैं। क्या अयोध्या में आंतरिक कलह की वजह से हार गए लल्लू सिंह? 75% लोगों ने कहा हाँ इसी वजह से हारे, 17% लोगों ने कहा नहीं इस वजह से नहीं हारे, और 8% लोग इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मुकेश त्यागी हमारे साथ है। त्यागी साहब, एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो द्वंद्व है, डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन दोनों आमने सामने आ गए और कहीं ना कहीं मनभेद मतभेद निकल कर आए और वो नीचे तक चला गया और परिणाम ये सामने आ गया। बिल्कुल, इसको अफवाह के तरह से आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का योगी जी के ऊपर जो आज उनका बर्थडे भी है, उनको दीर्घायु दे ईश्वर, उस पर कितना अच्छा उन्होंने वक्ता दिया है कि योगी जो है इतने बड़े मजबूत और अपना कार्यभार उन्होंने जिस मजबूती से संभाला है, उनकी प्रशंसा में उन्होंने अंबार लगा दिया है। तो ये कहना कि आपस में अगर उनका होता तो वो चुप रह सकते थे, कि अगर अंतर्विरोध हो सकता था, कोई अंतर्विरोध नहीं था योगी जी के प्रति, उनके पास पूर्ण समर्पण था। जो आपने शुरू में कहा, शायद आत्मविश्वास की पराकाष्ठा पर थी भारतीय जनता पार्टी, तो हो सकता है कि वहां पर अनदेखी हो गई हो, लेकिन जहां तक उन अयोध्या जनता के प्रति जो प्रेम है, वो सबसे ज्यादा प्रेम भारतीय जनता पार्टी का ही। मैं बता दूं, 500 साल से
इस संघर्ष को अगर किसी ने अंतिम वो दिया है, जामा पहनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहनाया है। गोलियां चली इन पर, रथ यात्रा निकाली है इन्होंने, लगातार अपने मैनिफेस्टो के अंदर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का इन्होंने लगातार प्रणाम किया। और कांग्रेस को देखिए, उन्होंने कहा राम काल्पनिक है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग होने लगी तो उसकी हियरिंग को मुलतवी कराने में इनके 20-25 लॉयर लग गए। और इधर जो गोली की तो बहन आपको बताई, तो राम के प्रति जितना अनादर इन्होंने किया है, उसके बाद भी अयोध्या वासियों ने अगर इनको वोट दिया है तो जरूर कुछ कहीं पे कमी रह गई होगी, उस कमी का विश्लेषण हमें लेकिन करना चाहिए। चंचल भाई, इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ आया है। बसपा ने मुंह की खाई है, बसपा का जो वोट बिल्कुल बैंक आया है है। वो गठबंधन को चला गया है। लेकिन क्या इस वोट एक बैंक को लाइन आप बात संभाल है। कर रख पाएंगे? क्योंकि अभी आप मनोज जी, सरकार एक में लाइन आए बोलूंगा। नहीं हो, और ऐसा ना हो मनोज जो जी, बस गलती एक भारतीय लाइन। जनता पार्टी बीजेपी के साथ हुई है वही गलती आपके साथ हो जाए कि अगर बीजेपी मनोज जी, बस का एक लाइन अति बोलूंगा। आत्मविश्वास ले डूबा है तो कहीं आपका भी अति आत्मविश्वास ना ले डूबे। नहीं, हमारा बस कोई एक लाइन बोलूंगा मनोज जी, एक लाइन इसके पीडीओ को संदर्भ में। साथ देखिए, लेकर करने की सच्चिदानंद बात पांडे कही। को 46,407 वोट मिले हैं। बाकी वोट कहां ट्रांसफर हुए? सब इनको हो गए, नहीं सुनिए, जो मैं एक बसपा के बात, कैंडिडेट मेरी थे। बात, मनोज जी, मैं अपनी बात रखूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना, उनसे पूछिए उसमें पीडीए का कोई एक आदमी है क्या? एक भी आदमी? जब जहां पे इन लोगों को मलाई खिलाने वाली बात आती है, वहां पे ये लोग जो जाति समीकरण का ध्यान देते हैं। आप मुझे बताओ, विनय कटियार से लेकर के ना जाने असंख्य लोगों ने, पिछड़े समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ करके, जो लड़ाई आपने आंदोलन की बात की, लड़ाई लड़ी है, उन लोगों का अधिकार मिला क्या? आप बताओ, अशोक सिंघल का, सॉरी, इनका विनय कटियार का आज क्या हाल है? वो किस हालात में है बेचारी? कहीं बीजेपी वाले उनका हालचाल तक नहीं लेते हैं। अरे आप और क्या आपको बात याद कर रहे हैं होगा? भाई? अरे भाई, क्या बात करोगे? आप बताओ ना, आपने क्या विनय कर दिया है? कटियार कुर्मी त्यागी जी, थे। आप मुझे विनय बताओ, कटियार नहीं, कुर्मी थे। आप मुझे बताओ, आपको ट्रस्ट मालूम है में विनय पिछड़े कटियार की समाज जात का क्या एक थी? भी कुर्मी व्यक्ति थे का वो। नाम बताओ। उनको आप सबसे मुझे आगे बताओ, अग्रज राम स्थान मंदिर दिया गया था। ट्रस्ट में पिछड़े समाज का कोई एक व्यक्ति का नाम बता दो मुझे। अरे विनय अब कटियार का बताइए, क्यों आपने खुद नाम अत्याचार लिया, है? उनकी ये कास्ट अन्याय कुर्मी नहीं है थी, क्या? जहाँ मलाई कुर्मी। खाना है, आप वहाँ मलाई खाओगे। कमाल है। मनोज जी, जरा बताइए कि विनय कटियार की कास्ट कौन सी थी? क्या वो अग्रज नहीं थे नहीं, वहां आप मुझे पर? बताओ ना, राम मंदिर ट्रस्ट में अरे, एक भी पिछड़े कमाल है। समाज का व्यक्ति ट्रस्ट में क्यों अरे नहीं है? तथ्य आपको इनका ये मालूम नहीं कहना है बिना कि बात- थे आप तो, मुझे लेकिन बताओ, उनको राम सक्रिय मंदिर के राजनीति में उद्घाटन एक तरह से में किनारे देश की कर दिया प्रथम गया। महिला, राम मंदिर के आंदोलन देश में की जितने प्रथम भी महिला लोग को आप बुलाते अगुवाई नहीं कर हो। रहे थे, चाहे वो उमा भारती बताओ, हो, आप विनय क्यों नहीं कटियार हो, बुलाते ऐसे आप बहुत मुझे सारे बताइए चेहरे ना। हैं, उन्हें किनारे पर कर दिया गया। सर्वे का एक और सवाल ले लेता हूं, क्या चुनावों में मंदिर मस्जिद की राजनीति का दौर खत्म हो गया है? 59% लोगों ने कहा कि हाँ खत्म हो गया है, और 35% लोग कहते हैं कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ त्यागी साहब तो बने हुए हैं। त्यागी साहब, बहुत ज़्यादा मंदिर मस्जिद हो रहा था कि राम मंदिर, उसके बाद अब मथुरा की बारी, फिर काशी हमारी, इस तरह के बयान चल रहे थे। लेकिन जिसका जिक्र कर रहे हैं चंचल यादव के, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर बुरी तरह से हार हुई है बीजेपी की। आप भी मानते हैं कि ये जो मंदिर मस्जिद का मसला है या ये हिंदुत्व का मसला है, ये अतिवाद को भी पीछे छोड़ चुका था, ये उससे भी आगे निकल चुका था? नहीं, देखिए, जहां तक हमारे सनातन मूल्यों का प्रश्न है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरा भारतीय जनता पार्टी इसमें जुट है कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको उठ के बाहर आना चाहिए। जो आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया है, सनातन धर्म के ऊपर प्रहार किया है, उनका उसमें आप कहीं कोई कमी नहीं देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए चाहे पावर में हो या नहीं हो, वो लगातार ये प्रयत्नशील रहेंगे कि हमारी धरोहर को फिर से जिंदा किया जाए। और जो हमारे सनातन मूल्य जो इन्होंने नष्ट किए थे, कांग्रेस ने मिलकर के भी नष्ट किए थे, और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने। अच्छा, कौन से मूल्य नष्ट किए मुकेश त्यागी साहब, जरा बताएं। अब आप आक्रांताओं का देख लीजिए किस प्रकार से जो है इन्होंने सोमनाथ के मंदिर से इतिहास शुरू कर लीजिए। कितनी बार तोड़ा था उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को, आप ये बता दीजिए। कितनी बार वहां पे बाबरी मस्जिद बनी थी, जबकि मस्जिद के लिए कोई वास्तु वो नहीं होता, उन्होंने मंदिर के ऊपर क्यों बनाई? आप काशी व्यापी, आप ज्ञान व्यापी ले लीजिए, नाम ज्ञान व्यापी है और मस्जिद कहलाती है ज्ञान व्यापी मस्जिद। तो ऐसे तो कई सारे उदाहरण है जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में रहकर हिंदू भावनाओं को आहत अगर पहुंचाएगा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी? व्यक्ति क्यों नहीं है? हाँ चंचल जी बताएं। वहां पे पीडीए नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए। अरे आपके यहाँ तो खाली वो है डायनेस्टी। अरे बताओ ना त्यागी जी, क्यों आप इसमें बकाने का काम कर रहे हो?
सारे आम स्थान आप लोग जनमानस जो का है सवाल है यादवों को ही देना जो चाहते आप हैं। लोगों ने सारा आम स्थान आप जनता, यादवों को पिछड़े देना समाज को, चाहते हैं। दलित को, आपका अल्पसंख्यक को, जो अगला में अरे गरीब आप है, लोगों ने उसको केवल आपने झांसा देने का काम किया है। आप मुझे आप बताइए लोग ना। तो जातिवाद की पराकाष्ठा पर हैं। यादवों को अरे 5-5 सीट जातिवाद की आपने दी। पराकाष्ठा तो आप उनके देखो, अभी डिम्पल बाधा यूनिवर्सिटी में यादव, नियुक्तियां हुई धर्मेंद्र हैं। यादव नाम लेना शुरू लेकिन कर मुकेश दिया। त्यागी साहब, यादव आपसे मैं समाज एक बात के जानना लोग हैं, चाहता त्यागी हूं। जी। मैं आपसे एक बात केवल पूछना जाति चाहता हूं। विशेष के आप लोगों को मानते उससे हैं क्या कि क्या लोगों में? भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था या जातिवाद एक अहम फैक्टर है और उसको ना सनातन से मिटाया जा सकता है, ना उसको विकास का रोड मैप दिखाकर मिटाया जा सकता है। वो एक सत्य है, आपको उसे स्वीकारना होगा मनोज जी, कि भारतीय राजनीति नहीं, में जाति मनोज जी। व्यवस्था है, उसे आपको स्वीकारना होगा। मनोज जी, मुझे नहीं 10 मनोज सेकंड जी, मौका दीजिए। मैं बस 2 मिनट बोलूंगा। अभी उसके तो आपने बाद, ये सवाल उठाया, आप- अगर ऐसा नहीं है तो ये परिणाम क्यों फिर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मेरी बात आ कि जाने दीजिए, मोदी मनोज जी जी। लगातार इस जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हैं। तभी 2014-2019 में हमको जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके इतने ज्यादा बहुमत हमको मिला। तो जाति व्यवस्था मनोज जी। में दरार, और ये लेकिन जो मैं जवाब ले आपको लीजिए, बता जवाब ले लीजिए आप। दूं, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट निकाली तो ये राजीव गांधी थे जिन्होंने उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। आज राहुल गांधी जाति व्यवस्था के आड़ में अरे लेकर के जवाब ले जातियों को लीजिए, विभाजित त्यागी जी, करने जवाब का ले लीजिए। जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मनोज जी, ये एक इनका बहुत ही जवाब मुझे मौका डेंजरस दीजिए। मूव है। तो क्योंकि राहुल गांधी अगर ओबीसी की जनगणना की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की गिनती की बात करते हैं, तो जनता ने स्वीकार कर लिया, मान लिया और वोट दे दिया। मनोज जी, मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ चंचल जी, तो ये अभी जाति की बात चलिए कर इनको रहे थे, बोलने आपको याद दीजिए। हुआ हिंदुस्तान के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। 2019 में जीतने के बाद पूरे देश में इस बात की होर्डिंग लगी कि हमने किस जाति को, कितने लोगों को, एससी को मंत्री बनाया है, कितना पिछड़े जाति को लोगों मंत्री बनाया है, पूरे देश में होर्डिंग के माध्यम से बताया गया। ये इनका जातिवादी चेहरा है। मैं दूसरा बताता हूं आपको एग्जांपल। ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे राजनीति करते हैं, गाय को माता मानने की बात करते हैं, लेकिन मन में इनके कुछ और होता है। बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा खाने वाले लोग हैं। आज पूरी दुनिया में अगर भारत की साख का किसी ने बट्टा लगाया है तो प्रधानमंत्री जी ने लगाया है। पूरी दुनिया में चंदा लो धंधा लो का नारा चला और सबसे टॉप ट्रेंडिंग रहा। आज पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को लेकर के मजाक बना कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार इस चरम पे है कि कोविशील्ड जैसी जो है कोरोना वैक्सीन वाली कंपनियों से भी चंदा खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और भारत माता की जय के नारा देने वाले लोग पाकिस्तानी कंपनियों देखिए मुकेश त्यागी साहब, ये तो मानते हैं कि अगर जैसा कि विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता रहता है कि आप सनातन को लेकर, आस्था को लेकर, धर्म को लेकर और विपक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर अगर आप नैरेटिव बनाते हैं, तो विपक्ष ने इस बार नैरेटिव बना दिया कि आप सब चंदा किससे लेते हैं। विपक्ष ने नैरेटिव बना दिया कि साहब महंगाई क्यों बढ़ रही है। विपक्ष ने नैरेटिव बना दिया कि आखिर ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही है। विपक्ष ने यह नैरेटिव बना दिया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित को और दलितों के साथ साथ आदिवासियों को क्यों महत्वपूर्ण विषयों पर नहीं रखा जा रहा है। ये एक नैरेटिव बना है। तो कुल मिलाकर अगर नैरेटिव का जिक्र करें तो विपक्ष का नैरेटिव तमाम मुद्दों के साथ आपके ऊपर भारी पड़ गया। नहीं, बिल्कुल भारी नहीं पड़ा। देखिए 2014-2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लगता है ये बहुत ही कम लोगों को ये क्रेडिट मिला है कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, जो जवाहरलाल नेहरू, रूजवेल्ट या मार्गरेट थैचर को मिला है। तो उन्होंने अपनी विश्वसनीयता के आधार पर ही तो बना है। और मुझे आप एक बताइए, कौन सा इन पे भ्रष्टाचार प्रूव हो गया है? यूपीए के सरकार में तो 10 साल में 9 मेगा स्कैम हुए थे। किस प्रकार से सरकार गिरी, मनमोहन सिंह को वहां पे रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर बनाया इन्होंने, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी साहब, आपको भी तो भ्रष्टाचार सिर्फ उन्हीं राज्यों में दिखाई दिया जहां पर आपकी सरकार नहीं थी। मार्केट में एग्जिट पोल ऐसा लेके आते हो जिससे शेयर मार्केट में पैसा लगवा देते हो। ये बहुत बड़ा घोटाला है। अरे ये बड़ा लंबा विवाद है। इसके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया अभी है। क्यों? और अच्छा मुझे बताइए, मार्केट के ऊपर आ गया हारने के बाद भी, मार्केट ऊपर क्यों आया बताइए जरा। आप मुझे बताओ ना एग्जिट पोल को लेकर। अरे जांच की बात तो तब करिए जब पहले कोई स्टडी तो लेके आइए। बिना स्टडी के बोल रहे हैं बातों के ऊपर। अरे क्या, ये भी एक विषय आ गया है, ये भी एक विषय आ गया जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि साहब शेयर बाजार में अगर 13-14 लाख करोड़ रुपए का खेला हो गया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि विपक्ष के आरोप हैं, अब इसमें क्या निकल कर आता है क्या नहीं है, लेकिन इस पर भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों को जो मेरे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल